नमस्कार, संसद टीवी के खास कार्यक्रम द लॉ मेकर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र गुप्ता और द लॉ मेकर्स की इस अंक में आज हम बात करेंगे कि भारतीय संसद में सांसदों का क्या रोल रहता है, किस तरह से संसद में आकर सांसद प्रश्नकाल, शून्यकाल और स्पेशल मेंशन में हिस्सा लेते हैं। संसद की समितियां किस तरह से काम करती हैं और विधेयक से लेके और बिल बनाने तक का क्या प्रारूप रहता है। इसके अलावा बात होगी भारतीय संसद में सांसदों को मिले विशेषाधिकार की। हम यह भी समझेंगे कि किस तरह से जनहित से जुड़े मामले माननीय सांसद आकर संसद में उठाते हैं और जो आकांक्षाएं जनता की होती हैं उसको पूरा करने में किस तरह से सहयोग करते हैं। तो इस सभी मसलों पर बात करने के लिए हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सांसद, 3 बार के सांसद, इसके अलावा अगर बात करें तो झारखंड सरकार में मंत्री पीएन सिंह साहब मौजूद हैं, जो धनबाद लोकसभा सीट से आते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतने वरिष्ठ सांसद हैं। सर, सबसे पहला सवाल, जो संसद की एक गरिमा होती है, जब सांसद चुनकर आता है भारतीय संसद में, तो उसकी गरिमा के अनुरूप बहुत सारी आचरण का पालन करना पड़ता है। आप वरिष्ठ सांसद हैं, तीसरा टर्म आपका है, इसके अलावा भी आप झारखंड सरकार में मंत्री रहे, एमएलए रहे, तो एक लंबी राजनीतिक जीवन में आप रहे और संसदीय परंपराओं को आपने करीब से देखा है। सर, किस तरह से देखते हैं एक सांसद के आचरण को संसद में? देखिए, दोनों जगह का दो अनुभव है। मुझे उत्कृष्ट विधायक का पुरस्कार भी प्राप्त है झारखंड विधानसभा में, और वैसे समय में जिस समय हमारी सरकार नहीं थी, बल्कि जो आज सरकार बैठी है विपक्षों की सरकार थी, और जिसमें मुख्यमंत्री, स्पीकर, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, अपोजिशन नेता, ये लोग मिलकर उत्कृष्ट विधायक का चुनाव करते हैं जी। तो बहुमत उनके पास रहता है। तो निश्चित रूप से गरिमा बनना बिल्कुल आवश्यक है, और हम लोग उस गरिमा का पालन करते हैं, हमारे जैसा सांसद, और इसीलिए गुमनाम हम लोग रहते हैं जी। हाँ, जो मर्यादा को तोड़कर बोलता है, हल्ला हंगामा करता है, उसको उसकी पहचान रहती है। और यह प्रक्रिया, लोग सोचते हैं कि शॉर्टकट रास्ता लोगों के बीच, देश के लोगों के बीच पहचान बनाना हो तो लोकसभा में अपने आचरण को, गरिमा को छोड़ दो। अब ऐसे बहुत से सांसद हैं जो उसका अक्षरशः पालन करते हैं, गरिमा का, और लेकिन वह गुमनाम जैसा हो जाते हैं। इसलिए अधिकांश लोग कोशिश करते हैं कि गरिमा का उल्लंघन करें। जी सर, बहुत बड़ी बात कही और बहुत अहम बात कही कि गरिमा को जो बनाना वो सांसद का एक परम कर्तव्य है और उसको मेंटेन रखना चाहिए। सर, अब हम संसदीय परंपरा की अगर बात करें तो जब संसद में सांसद आते हैं तो बहुत सारे पहर होते हैं, जिसमें प्रश्नकाल, शून्यकाल और स्पेशल मेंशन एक अहम पहर माना जा सकता है। और खासकर बात करें लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी की या सभापति राज्यसभा जगदीप धनखड़ साहब की, दोनों का प्रश्नकाल और शून्यकाल चलाने पर विशेष फोकस रहता है। कितना इंपॉर्टेंट पहर है सर, अगर ये बात करें कि एक सांसद के लिए? देखिए, सांसद के लिए दो बातें हैं। जैसा कि आपने प्रारंभ में कहा कि जन आकांक्षा, जन हित की बातों को लोकसभा में रखें, तो यह जो कहीं ना कहीं विघ्न जो आता है उससे बहुत पीड़ा होती है कि हम बहुत मुश्किल से क्वेश्चन आता है, जो तारांकित प्रश्न है, वह लॉटरी के माध्यम से भाग्य वाले हुए तो एक आध आ गया, वह भी जिस समय 10 अगर उस दिन है, 10 ही हो सकता है, उसके अंदर आ गया, और वह अगर लैप्स कर जाता है तो वह जो सांसद जिसका आता है उसकी पीड़ा का वर्णन
नहीं किया जाता। उसी तरह से जीरो आवर भी, यहाँ तो कोई जो चाहे जब चाहे प्रश्न को नहीं खड़ा कर सकता। उसको उसके लिए एक प्रक्रिया के दौर में जाना पड़ता है, फिर लॉटरी होता है, लॉटरी में आपका आया तो। अब इसी सत्र में प्रारंभ में 4 दिन मेरा जीरो आवर आया और चारों दिन नहीं बोल पाए, तो कितनी पीड़ा होती है। तो यह इसके लिए बना हुआ है जीरो आवर। या अगर हम किसी बात को उठाना चाहते हैं तो 12 बजे, जब शून्यकाल में जो लिखित है, या बहुत इम्पोर्टेंट बातों को स्पीकर को चाहिए मौका देना कि उस सवाल को उठाए। तत्कालिक सवाल, बहुत सा अब रात में घटना हो जाए, शाम तक यहाँ जीरो आवर को देना है, तो रात में घटना हो या सुबह घटना हो जाए तो कोई उठाना चाहे तो वो मौका तो मिलना चाहिए। वो प्रक्रिया में जो बहुत संवेदनशील मामला है, तो वैसे। और यह अवसर, जीरो आवर का अवसर, क्वेश्चन का अवसर, या 377 का अवसर, या गैर सरकारी संकल्प का अवसर, यह सांसद का निजी अवसर है। बिल्कुल, वो पार्टी का अवसर नहीं है। पार्टी को तो जिसका कोई एक्ट में अमेंडमेंट है, एक्ट बन रहा हो, या बजट सत्र में फाइनेंशियल बिल है, तो उस समय जब डिबेट होता है तो पार्टी को अलॉट होता है समय, या राष्ट्रपति जी का धन्यवाद प्रस्ताव है तो वह पार्टी को अलॉट होता है। पार्टी जिसको दे समय वह बोलता है, लेकिन जो समय सांसद स्वयं बनाता है अवसर को, और वह उसके लिए बाधक हो जाए तो पीड़ादायक। बहुत गंभीर बात कही कि अगर सांसद को प्रश्नकाल या शून्यकाल में बोलने का मौका मिलता है और वो मौका किसी अवरोध के कारण, संसद में किसी अवरोध के कारण नहीं मिले, तो वास्तव में सांसद को पीड़ा होती, क्योंकि बहुत सारी प्रक्रिया से गुजर के वो मौका सांसद को मिलता है। अगर सर हम बात करें विधेयक की, सांसद जो है एक लॉ मेकर होता है। भारत की संसद में जब सांसद चुनकर आते हैं या राज्यसभा में जो सांसद आते हैं वो एक लॉ मेकर्स हैं। विधेयक आता है, विधेयक पास राज्यसभा और लोकसभा से होने के बाद, माननीय राष्ट्रपति जी के सिग्नेचर के बाद वो बिल का रूप लेता है। ये पूरी प्रक्रिया अगर मैं समझना चाहूँ, आप काफ़ी वरिष्ठ सांसद हैं, किस तरह की प्रक्रिया है, और आप चूंकि बहुत लंबे समय से संसद में हैं, तो ऐसे कौन से अहम बिल आपने इस संसद से पास होते देखे, उस पर बात करेंगे। देखिए, अहम बिल का जहाँ तक सवाल है, सब प्रकार के बिल जो अहम हैं वही, चाहे वो नया बनाने का हो या उसका संशोधन का हो, दोनों बातें तो जब महत्वपूर्ण रहता है तब संसद में आता है। लेकिन पूरा अगर उस पर वाद विवाद हो, जो खामियां दिखता हो, उसमें सुधार की आवश्यकता हो, सरकार को सुझाव लोग देना चाहें। सरकार दो बात है कि बहुत सी बातें जब विधेयक में मान लेती है, जब नियम उसका बनाने लगती है तो नियम में वह विपक्ष या कहूँ कि यह वाद विवाद में जो बातें निकल कर आती है उसका भी समावेश कर देती है सरकार। तो अगर डिबेट को पूरा कर वह एक्ट पारित हो, अमेंडमेंट हो, तो यह लोकतंत्र के लिए अच्छा रहता। सर, अगर मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल को देखें और उस कार्यकाल में बहुत सारे अगर जो बिल हैं उनकी बात करें, तो वो कौन से ऐतिहासिक बिल जो आपने इस सदन से पास होते हुए देखे, चाहे ट्रिपल तलाक हो, कश्मीर का हो, जीएसटी हो, उस पर चर्चा करना चाहूँगा सर। अब जम्मू कश्मीर का अमेंडमेंट बिल है 35A का, वह 370 धारा का, 3 तलाक का,
ऐसे अनेकों बिल मोदी सरकार ने लाया जो ऐतिहासिक है और अपने आप में सुधारवादी भी है। वह 3 तलाक बिल है, वह सुधारवादी है। फिर 370 हन को हटाना, जो हम कहते हैं कि कन्याकुमारी से कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, जो उसमें खटका था थोड़ा सा कि उसके लिए अलग बना हुआ 370 धारा था कि वहाँ झंडा फहरेगा, वहाँ का यह अधिकार, नागरिकता का अधिकार तय करेगी विधानसभा। बिल्कुल हैं, जब पूरे देश के नागरिकता का अधिकार सांसद करता है, संसद में होता है, और कश्मीर में वहाँ अपना झंडा फहरेगा, वहाँ का पूरे देश का 5 वर्ष का विधानसभा वहाँ 6 वर्ष का होगा, वह कौन तय करता है? तो वहाँ का विधानसभा। तो ये बहुत यह क्रांतिकारी देश हित में आज हम कह रहे हैं देश की एकता और अखंडता, उसके लिए यह बिल लाना आवश्यक था। और यह फिर उसी तरह से 3 तलाक का है। तो ऐसे तो अनेकों बिल हैं, लेकिन क्या है कि इस 9 वर्ष में सबसे अधिक अमेंडमेंट, जो बहुत से नियम बिल्कुल हम अंग्रेज के टाइम के बने हुए, कभी कभी थोड़ा बहुत तो उसमें अमेंडमेंट हुआ, लेकिन समय के अनुकूल और आवश्यकता है उसके अनुसार कानून रहे, उसमें मोदी सरकार ने काफ़ी काम किया। अब हम बात करते हैं कमेटीज की। पार्लियामेंट की जो कमेटी होती है वो मिनी पार्लियामेंट की तरह काम करती है, लघु रूप में संसद के तौर पे काम करती है। और जो लॉ मेकर्स हैं, जो सांसद हैं, हर सांसद किसी ना किसी कमेटी का मेंबर होता है, चेयरपर्सन होता है। सर, मैं सबसे पहले तो जानना चाहता हूं कि आप किस कमेटी से जुड़े हुए हैं और आपकी कमेटी के जो आपके द्वारा दिए गए कुछ सुझाव जिसका बाद में बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ। सर देखिए, हम लगातार कोल, स्टील और माइंस से जुटे हुए हैं, क्योंकि मैं जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूँ वहाँ कोयला है की राजधानी धनबाद को माना जाता है। और सबसे पहले जिस समय नेशनलाइजेशन हुआ भी, उस समय भी फर्स्ट स्टेज में कोकिंग कोल का हुआ, जो सिर्फ धनबाद और रानीगंज के कोलफील्ड में प्राप्त होता है। और इसीलिए अब तो बहुत जगह पर कोयला की खोज हो गई, कोयला का उत्खनन शुरू हो गया, लेकिन धनबाद वह कोयला की राजधानी माना जाता था। तो इसलिए कोयला की समस्या, कोयला कर्मचारियों की समस्या को उठाने का अवसर स्टैंडिंग कमेटी में मिलता है। इसलिए फिर स्टील है, हमारे यहाँ बोकारो स्टील है, बोकारो स्टील फैक्ट्री जो प्लांट है, तो वह भी बड़ा प्लांट है, तो वहाँ की भी समस्याओं को, तो इसलिए अपने चॉइस से हम यह कोल, स्टील, माइंस कमेटी में हैं। हर एक मुद्दे पर जो मैं कहता हूँ उसको कमेटी गंभीरता से लेती है, अपनी प्रतिवेदन में भी समावेश करती है। सर, मैं जानना चाहता हूं कि आपने अपने संसदीय क्षेत्र के लिए ऐसी कौन सी जो जनता की आकांक्षाएं थी उसको पूरा करने के लिए यहाँ आवाज़ उठाई और वो बाद में वो बदलाव आपके क्षेत्र में देखा गया, वो ऐसी कौन सी बड़ी योजनाएं, कौन सी बड़ी परियोजनाएं जो आपके सांसद रहते हुए, आपका एक लंबा टर्म रहा, उस दौरान हुई है? देखिए, एक बहुत बड़ा जो सिंदरी का खाद कारखाना वो बंद था, उसे अब उत्पादन नया कारखाना हर्ल के नाम से कई और 8-9 हज़ार करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट से वह बन गया। हमारे यहाँ तो उत्पादन भी शुरू हो गया है। तो एक बड़ी परियोजना थी 8-9 हज़ार करोड़ रुपए का, वह है। फिर वहाँ का एक
एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, इसको बहुत दिन से आईआईटी के लिए लोग संघर्ष कर रहे थे। राहुल जी को भी ले गए थे कि शायद इनकी कृपा बन जाए तो यूपीए सरकार में हो जाए। प्रणब मुखर्जी साहब जब महामहिम राष्ट्रपति बने उनको भी ले गए थे कि शायद उनकी कृपा वज, या 3 प्रकार के लोग जुटे हुए थे, छात्र थे। वह आईआईटी का स्टूडेंट कहलाए, प्रोफेसर थे, एक्स स्टूडेंट, क्या कि एशिया में ओनली माइनिंग इंजीनियरिंग का पढ़ाई होता था इंडियन स्कूल ऑफ माइंस में। बाद में बीएचयू में शुरू हुआ और अभी देश के कई भाग में माइनिंग इंजीनियरिंग का पढ़ाई शुरू हुआ। लेकिन यह 1930 के आसपास इंडियन स्कूल ऑफ माइंस वह आईआईटी का दर्जा प्राप्त किया मोदी सरकार में। फिर जो यह कई रेलवे ब्रिज, उसकी गिनती, फ्लाईओवर, फिर करीब करीब हमारे यहाँ 60 किलोमीटर तो 6 लेनिंग रोड जो बनकर अब कंप्लीट होने पर है। फिर पुरुलिया से लेकर धनबाद एनएच में परिवर्तन। तो जो सरकार का काम है शिक्षा के क्षेत्र में, फिर जो अभी योजना है हर एक घर में नल और हर एक नल में जल, माननीय प्रधानमंत्री जी का यह कहूँ कि बहुत महत्वपूर्ण और आवश्यक, तो उस योजना का भी काम तेजी से चल रहा है। हर एक गांव का विद्युतीकरण हो गया। अब टोला बचे हुए हैं या जो अभी ज़मीन के नीचे उसको परिवर्तित करने का काम, उसके लिए भी प्रारंभ अब हो रहा है। पासपोर्ट कार्यालय खुल गया धनबाद और बोकारो दोनों जगह। यह जो है एलजी गैस का पाइप पहुंच गया। फिर पेट्रोल गैस वाला जो गाड़ी चलती है उसके लिए धनबाद बोकारो दोनों जगह पर। तो इस तरह से एक आधुनिकतम एक हवाई अड्डा की मांग धनबाद का है जो अभी पूरा नहीं हुआ है। स्टेशन में अमूल परिवर्तन हुआ है। वर्ल्ड क्लास स्टेशन धनबाद का पहले से भी परिवर्तन हुआ है और अभी के सूची में भी इस वर्ष बजट में है। तो धनबाद हमारे कंस्टिट्यूंसी में धनबाद बोकारो कुमारडुबी भागा 4 स्टेशन है अमृत स्टेशन में, तो उसमें काम हो रहा है। बोकारो में एयरपोर्ट बोकारो स्टील का ही है, लेकिन उसको केंद्र सरकार अब के सहयोग से वो अब जो है हवाई जहाज़ उड़ने की स्थिति में आ गई है। अब वो प्रक्रिया में, लेकिन धनबाद के लोगों की मांग बहुत पूर्व से भी है और आवश्यक भी है, क्योंकि धनबाद में बहुत केंद्रीय प्रतिष्ठान है। धनबाद में सेंट्रल माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडिया का कोल माइंस प्रोविडेंट फंड का हेडक्वार्टर, डायरेक्टर जनरल माइंस सेफ्टी का हेडक्वार्टर, बीसीसीएल, ईसीएल, यह सब, फिर हर्ल जो अभी सिंदरी खाद कारखाना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईएसएम, तो ऐसे अनेकों प्रतिष्ठान हैं जहाँ पर लोग, व्यापारिक सेंटर भी है, मोटर पार्ट्स का है, कपड़े का थोक व्यापार का वहाँ पर, और सबसे अधिक मोटर व्हीकल धनबाद में। हाँ, वह खासकर ट्रांसपोर्ट बड़ी ट्रक है। तो निश्चित रूप से यह एक
हर एक क्षेत्र में काम हुआ और जो बचा है और धनबाद के लोगों का भाई ऐसे है, ट्रैफिक जाम की समस्या है जी जी। तो फ्लाई वगैरह वगैरह की मांग है, तो उसके लिए प्रयासरत हूँ और इस तरह से हमें लग रहा है कि हर एक दिशा में धनबाद में काम हुआ। सर अंतिम सवाल की ओर बढ़ेंगे। सर आप एक लंबे समय से सांसद हैं, लंबे समय अपने झारखंड में आप मंत्री रहे और विधायक रहे। जो तस्वीर आमतौर पर विधायिका की या संसद की होनी चाहिए, कई बार वो नहीं दिखती। सत्ता पक्ष और विपक्ष में गतिरोध हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जनता के मुद्दों पे एकीकरण हो, जनता के मुद्दों की चर्चा हो, संवाद हो, इसके लिए जो लॉ मेकर्स हैं, जो सांसद हैं, वो स्वयं जिम्मेदार हैं। उनकी एक बड़ी जिम्मेदारी है कि वहां पे उस डेकोरम को मेंटेन करें और जो पीठासीन अधिकारी हैं वो भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। सर आपका 1995 का से लंबा करियर है। जो नए सांसद चुनकर आते हैं या जो हाउस में सांसद हैं, उनके लिए अगर कुछ सलाह अगर कि किस तरह से संसदीय परंपराओं को निभाते हुए आपको संसद में कार्य करना चाहिए। देखिए, जिस पीड़ा का वर्णन आप कर रहे हैं वह पीड़ा संसद में नहीं दिखाई देती। सब चीज वोट के दृष्टिकोण से हम उनको नुकसान कैसे करें, हम उनको नुकसान कैसे करें, इसी के इर्द गिर्द संसद की भूमिका हो रही है। जो किसी विषय पर बहुत वैचारिक बहस हो, किसी विषय पर, माने जो जी, तो उसका अभाव तो दिखता है डिबेट में। हम लोग भी शुरू करते हैं, विपक्ष भी शुरू करता है, यही इतने ही दूर में घूमता हुआ, इर्द गिर्द घूमता हुआ रह जाता है मामला कि कौन क्या गड़बड़ किया। लेकिन आगे कैसे सही होगा, इस पर कोई सुझाव नहीं। और जो अच्छा जनप्रतिनिधि, अच्छा नेता सिर्फ समस्याओं को नहीं रखता है, समस्याओं के निदान के लिए उनके मन में क्या सुझाव है, कोई जरूरी नहीं कि उनके सुझाव को स्वीकार कर लिया जाए, लेकिन कहीं डिबेट में तो नहीं मिलता है कि ऐसा सरकार को करना चाहिए। सरकार की खामियों को निकालने वाले हैं लेकिन सुझाव देने वाले नहीं। देखिए बड़ी बात कि संसद में संवाद होगा तभी समस्याओं का निदान होगा। संसद है कार्य करने के लिए और अनुभव का देखिए पीएन सिंह साहब जो हैं लगातार तीसरा टर्म सांसद के तौर पे एक लंबा अनुभव उनका राजनीति का 1995 से राजनीति में उनकी वेदना भी बातचीत करते हुए झलकी है। जिस तरह से आमतौर पर संसद की जो तस्वीर जनता एक्सपेक्ट करती है उसमें गतिरोध में वो तस्वीर नहीं दिखती है, तो वो वेदना भी दिखी। लेकिन बड़ी बेबाक तरीके से और बड़ी ही सादगी से उन्होंने इस बात की चर्चा की कि लॉ मेकर्स के दायित्व क्या होते हैं। चाहे संसद में अपने क्षेत्र की समस्या उठाना हो, विधेयकों पर चर्चा करना हो, अच्छी डिबेट्स में भाग लेना हो, या क्षेत्र के विकास के लिए जो अमली जामा पहनाने का जो प्रकल्प सांसद ने लिया है उसको करने का भी जो अधिकार है और जो दायित्व है वो सांसद का है। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत गंभीर तरीके से अपनी बात को रखा। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अवसर दिया सारी बातों को रखने का। थैंक यू सर। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सांसद पीएन सिंह साहब, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर संसद में संवाद होगा तभी समस्याओं का निदान होगा और एक लॉ मेकर्स का काम है जनता की समस्याओं को आवाज देना और इसी कार्य को सांसद को करना चाहिए। तो कैमरामैन राव के साथ अमरेंद्र गुप्ता, संसद टीवी, दिल्ली।